जीआईजीएल के अंदर आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है जनरल क्लोजेस एक्ट। जनरल क्लोजेस एक्ट, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या हुआ था? जनरल क्लोज एक्ट जो बना था, ये दो एक्ट को इकट्ठा करके बना हुआ है। इससे पहले दो एक्ट थे। जो ये एक्ट बना 1897 के अंदर आया था, ये जनरल क्लोज एक्ट। इससे पहले जनरल क्लोज एक्ट हुआ करता था जनरल क्लोज एक्ट हुआ करता था कौन सा? 1868। और उससे भी पहले जनरल क्लोज एक्ट हुआ करता था, मतलब 1868 हुआ करता था। और उससे बाद में जो एक्ट हुआ बना वो था जनरल क्लोज एक्ट 1887। इन दो एक्ट को 1868 और 1887 को जोड़ के इनको कंसोलिडेट करके एक नया एक्ट बनाया गया, कंसोलिडेटेड एक्ट कॉल्ड जनरल क्लोज एक्ट 1897। जनरल क्लोज एक्ट के आने से पहले, जनरल क्लोज एक्ट के आने से पहले कौन सा फ्लो फॉलो होता था? उससे पहले इंटरप्रिटेशन एक्ट 1850 फॉलो किया जाता था। उससे पहले इंटरप्रिटेशन एक्ट 1850 फॉलो किया जाता था। समझ आ गई? 1897 में जनरल क्लोज एक्ट आया और ये एक्ट बना दो एक्ट को इकट्ठा करके। पहला जनरल क्लोज एक्ट 1868 और दूसरा जनरल क्लोज एक्ट 1887। इन दो एक्ट को इकट्ठा करके एक नया एक्ट बनाया गया, जनरल क्लोज एक्ट 1897। बट इससे भी पहले, जब जनरल क्लोज एक्ट बना नहीं था, उससे पहले कौन सा एक्ट फॉलो किया जाता था? इंटरप्रिटेशन एक्ट 1850। यहां तक समझ आ गया? यस सर। आगे बढ़ते हैं। जनरल क्लोज एक्ट उन एक्ट से बिलोंग करता है जिसको इंटरप्रिटेशन एक्ट भी कहते हैं। मतलब जो जनरल क्लोज एक्ट है, जनरल क्लोजेस एक्ट जो है वो बिलोंग किससे करता है? वो बिलोंग्स करता है इंटरप्रिटेशन एक्ट से। वो बिलोंग्स करता है इंटरप्रिटेशन एक्ट से, इंटरप्रिटेशन एक्ट से, जो हमें ये बताती है, जिसके अंदर रूल्स होते हैं। जिसके अंदर क्या होते हैं? जनरल क्लोज एक्ट के अंदर रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि किस तरह से कोर्ट जो है क्या करती हैं? इंटरप्रिटेट करती हैं। इंटरप्रिटेट करती हैं, इंटरप्रिटेट करती हैं द प्रोविजन ऑफ एक्ट। किसी एक्ट को किस तरह से पढ़ा जाता है, कोर्ट किसी एक्ट को किस तरह से पढ़ती है, किस तरह से अंडरस्टैंड करती है, ये सारा किसमें बताया गया है? जनरल क्लोज एक्ट के अंदर बताया गया है। समझ आ गई? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर कुछ वर्ड बताए गए हैं। जर्नल क्लोज एक्ट के अंदर
इसमें कुछ क्या बताए गए हैं, कुछ वर्ड बताए गए हैं, वर्ड्स बताए गए हैं, कुछ एक्सप्रेशंस बताए गए हैं, कुछ वर्ड्स जो आप यूज करोगे लो को पढ़ते टाइम, लो को इंटरप्रिटेट करते टाइम, लो के अंदर कुछ वर्ड यूज करोगे, कुछ वर्ड बता रखे हैं जिनको आप क्या नहीं कर सकते, जिनको आप लो के अंदर फॉलो करोगे एक बेटर लो को बेटर इंटरप्रिटेट करने के लिए। इट ऑल्सो डिफाइन सर्टेन वर्ड एक्सप्रेशन सो दैट there is no unnecessary repetition of definition of those word in other act। मतलब ये कहना चाह रहा है ये कुछ वर्ड्स बताता है, कुछ इंटरप्रिटेशंस, कुछ एक्सप्रेशन बताता है जो कि क्या है, उनको डिफाइन करके ये चलता है। इन अदर वर्ड इंटरप्रिटेशन एक्ट प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ डेफिनेशन एंड एक्सटेंडेड डेफिनेशन ऑफ वर्ड एंड एक्सप्रेशन कॉमनली यूज इन लेजिस्लेशन। मतलब इसके अंदर कुछ इंटरप्रिटेशन बताई गई हैं, स्टैंडर्ड सेट ऑफ डेफिनेशन बताई गई हैं, कुछ यूज वर्ड बताए गए हैं जिनको आप यूज करोगे जर्नल क्लोजेस एक्ट के अंदर। इसके अंदर है आप कुछ डेफिनेशन आपको बताई गई है, जर्नल क्लोजेस एक्ट के अंदर कुछ डेफिनेशंस आपको बताई गई है, इसके अंदर आपको डेफिनेशंस बताई गई है, इसके अंदर आपको कुछ वर्ड्स बताए गए हैं जो आप यूज करोगे किसके अंदर, किसी एक्ट के अंदर, किसी एक्ट के अंदर। जर्नल क्लोजेस एक्ट के अंदर आपको कुछ वर्ड्स, कुछ डेफिनेशन ये बताई गई है जिनको आप यूज करोगे एक्ट के अंदर, किसी लॉ के अंदर आप जिनको यूज करते हो। समझ आ गई? यस सर। चलो क्लियर है यहां तक। जर्नल क्लोज एक्ट क्या होता है, जर्नल क्लोज एक्ट के अंदर आपको क्या पढ़ना है। जर्नल क्लोज एक्ट आपको कुछ ऐसी वर्ड बताएगा, आपको कोई ऐसी डेफिनेशंस बताएगा जो आप लॉ के अंदर पढ़ते हैं, जो इंटरप्रिटेशंस में आपकी हेल्प करती है। समझ आ गई? आगे जो सेक्शन 3 है जर्नल क्लोज एक्ट के, जर्नल क्लोजेज एक्ट का सेक्शन 3 जो बात करता है वो डेफिनेशन की बात करता है। डेफिनेशन, ये बात करता है डेफिनेशंस की। अब डेफिनेशन क्या होती है बात करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास आती है अबैट। अबैट क्या होता है? अबैट विथ इट इज ग्रामेटिकल वेरिएशन और कॉग्निट एक्सप्रेशन हैव द सेम मीनिंग हैज इन द इंडियन पैनल कोड। अबैट का मीनिंग होता है, जो मीनिंग अबैट का दे रखा है किसमें, इंडियन पैनल कोड के अंदर। तो हमें अबैट का मीनिंग पढ़ने के लिए कहां जाना पड़ेगा, इंडियन पैनल कोड के अंदर। जब हम इंडियन पैनल कोड पढ़ेंगे, जब हम इंडियन पैनल कोड पढ़ेंगे वहां पे आपको अबैट की डेफिनेशन दे रखी होगी। समझ आ गई? तो इसको लिख लो, फॉर द डेफिनेशन ऑफ अबैट रेफर इंडियन पैनल कोड, इंडियन पैनल कोड। हम जब इंडियन पैनल कोड पढ़ेंगे वहां पे अबैट की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। समझ आ गई? यस सर। एक्ट क्या होता है? एक्ट यूज with reference to an offense of a civil wrong shall include a series of act or word which refer to act done extend also to illegal omission। एक्ट यहाँ पे क्या होता है, कोई भी आप ऑफेंस करते हो, इसका मतलब क्या है, किसी ऑफेंस से है, कोई काम आपने किया, इसको मतलब किसी ऑफेंस से है जिसको एक सिविल क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। मतलब एक कुछ गलत आप करते हो, कोई काम ऐसा आप करते हो, कोई वर्ड, कोई काम, किसी वर्ड को यूज करके कोई काम आप ऐसा यूज करते हो जो कि क्या है, एक इलीगल ओमिशन है, उसको क्या एक्ट कहते हैं। एक्ट यूज विद रेफरेंस टू ऑफेंस और अ सिविल रॉन्ग। कोई ऑफेंस या कोई सिविल रॉन्ग करना, कोई गलत काम करना, कोई ऑफेंस करना क्या होता है, एक्ट होता है। इसको एक्ट की तरह पढ़ा जाता है। कोई रॉन्गफुल एक्ट आपने किया या सीरीज ऑफ ऐसे एक्ट, कोई कई सारे काम आप ऐसे किए जिसको क्या बोला जाता है, इलीगल बोला जाता है। कोई गलत काम करना एक्ट होता है।
समझ आ गई? Yes, sir. एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट इंक्लूड affirmation declaration in case of person by law allowed to affirm or declare instead of swearing. एफिडेविट का मीनिंग होता है कि भाई कोई पर्सन लिख रिटर्न में जब क्या करता है, कुछ डिक्लेयर करता है कि भाई हाँ, जो भी चीज मैंने बोली वो मेरी नॉलेज में मैंने बोली, जो भी चीज मैं कर रहा हूँ वो मैं अपनी नॉलेज में कर रहा हूँ, मुझे सब पता है। एक तरह से एफिडेविट वो देता है लिख के कि भाई हाँ, जो भी काम हुआ है वो मेरी नॉलेज से हुआ है, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। समझ आ गई? तो एक तरह से डिक्लेरेशन देना, बाय डिक्लेरेशन ऑफ पर्सन बाय लॉ। एफिडेविट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ पर्सन declaration of person declaration of person by the law allowed, जो उसे लॉ अलाउ करता है कि आप रिटर्न के अंदर आप कुछ डिक्लेयर करके दो, कुछ अफर्म करके दो, कंफर्म करके हमें दो, भाई आपने जो ये काम किया है, जो आप ये चीजें जानते हैं, ये आपकी नॉलेज में है सब कुछ। सही आ गई? समझ आ गई बात? Yes, sir. आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी तरह का? No, sir. चलो आगे बात करते हैं बैरिस्टर। बैरिस्टर क्या होता है? जैसे इंडिया में क्या होते हैं, लॉयर होते हैं ना, जैसे इंडिया में लॉयर्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, जैसे इंडिया में एडवोकेट्स होते हैं, ऐसे ही इंग्लैंड में, आयरलैंड में, स्कॉटलैंड में उनको क्या बोला जाता है? बैरिस्टर बोला जाता है। बैरिस्टर मीन्स अ बैरिस्टर ऑफ इंग्लैंड और आयरलैंड और अ मेंबर ऑफ फैकल्टी ऑफ एडवोकेट इन स्कॉटलैंड। जो जो स्कॉटलैंड के एडवोकेट्स होते हैं, जो इंग्लैंड के लॉयर्स मतलब लीगल फैकल्टीज होते हैं, उनको बैरिस्टर बोला जाता है। समझ आ गई? सेंट्रल एक्ट क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल एक्ट? सेंट्रल एक्ट शैल मीन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड इंक्लूड एक्ट ऑफ डोमिनियन लेजिस्लेशन और द इंडियन लेजिस्लेशन पास बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्ट मेड बिफोर सच कमेंसमेंट बाय गवर्नर जनरल इन द काउंसिल और गवर्नर जनरल एक्टिंग इन अ लेजिस्लेटिव कैपेसिटी। मतलब ये कहना चाह रहा है, एक्ट ऑफ सेंट्रल एक्ट का मीनिंग होता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सेंट्रल एक्ट का मीनिंग होता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा पास किया हुआ कोई भी एक्ट होता है, बनाया गया, अप्रूव किया गया। सेंट्रल एक्ट मीन्स द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड इंक्लूड एक्ट ऑफ अ डोमिनियन लेजिस्लेचर या इंडियन लेजिस्लेचर। कोई भी इंडियन लेजिस्लेचर का एक्ट जो है, एक्ट ऑफ इंडियन लेजिस्लेशन, जिसको पास किया गया है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के लागू होने से पहले किसी भी एक्ट को अगर पास किया गया है, वो भी क्या होता है? सेंट्रल एक्ट होता है। या कोई भी एक्ट जिसको बनाया गया है कमेंसमेंट ऑफ द गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल की कमेंसमेंट से पहले, या फिर गवर्नर जनरल एक्टिंग इन अ लेजिस्लेटिव कैपेसिटी, अगर उसकी कमेंसमेंट से पहले कोई एक्ट बना है तो उसको क्या कहते हैं? सेंट्रल एक्ट कहते हैं। समझ आ गई? समझ आ गई? Yes, sir. सेंट्रल एक्ट का पता चल गया Yes, क्या होता है? sir. सेंट्रल एक्ट कोई भी एक्ट जो पार्लियामेंट के ने बनाया है, एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट, द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड द एक्ट ऑफ डोमिनियन लेजिस्लेचर या एक्ट ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर विच इज पास बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या एक्ट मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ जनरल गवर्नर जनरल इन काउंसिल और द गवर्नर जनरल एक्टिंग इन अ लेजिस्लेटिव कैपेसिटी। क्लियर है? Yes, sir. सेंट्रल गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट।
Central government shall in relation to anything done before the commencement of constitution mean the governor general or the general governor general in council as the case may be and shall include, मतलब ये कहना चाह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मीनिंग ये है इन रिलेशन टू एनीथिंग डन, कोई कुछ भी अगर किया है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भाई संविधान के लागू होने से पहले कुछ भी काम अगर किया है या गवर्नर जनरल से पहले या फिर जनरल असेंबली से पहले अगर कुछ भी किया है तो वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। और इसमें क्या क्या आता है, इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या आता है। पॉइंट नंबर ए, इन रिलेशन टू फंक्शन entrusted अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 124 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 to the government of province, the provincial government acting within the scope of authority given to it under subsection 1। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वो है जिसको क्या किया गया है, काम दिए गए हैं, जिसको काम सौंपे गए हैं। कौन, किसमें, सेक्शन 124, सेक्शन 124 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। भाई जिसको कुछ काम दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में अंडर सेक्शन 124 के अंदर, उसको क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। समझ आ गई। या जो क्या करता है सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चीफ कमिश्नरीज प्रोविडेंस, एडमिनिस्ट्रेशन करना चीफ कमिश्नर ऑफ प्रोविडेंस, चीफ कमिश्नर एक्टिंग विद द स्कोप ऑफ अथॉरिटी गिवन टू इंडर, मतलब चीफ कमिश्नर द्वारा जो भी अथॉरिटी परफॉर्म की जाती है वो भी किसके अंदर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिलेशन टू एनीथिंग डन और टू बी डन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन द प्रेसिडेंट एंड शैल इंक्लूड, मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। एंड इंक्लूड इन रिलेशन टू फंक्शन एंट्रस्टेड अंडर क्लॉज 1 ऑफ द आर्टिकल 258 of the Constitution to the government of the state government acting within the scope of authority given to it under the clause। मतलब ये कहना चाह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, कोई भी काम, कोई भी अथॉरिटी जो दी गई है किस चीज के रिगार्डिंग, इन रिलेशन टू फंक्शन एंट्रस्टेड, जो सौंपे गए हैं क्लोज 1 ऑफ आर्टिकल 258 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी क्या होता है, गवर्नमेंट होकर यहाँ पर चलता है। अगर कोई काम स्टेट गवर्नमेंट को दिया है या कोई काम स्टेट गवर्नमेंट कर रही है विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी, जो उसको दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। समझ आ गई। यस सर। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, एक बार दोबारा से मैं आपको पढ़ा देता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट shall in relation to anything done before the commencement of the constitution, या means the governor general or the governor general in council as the case may be, and shall include in relation to function entrusted under subsection 1 of section 124 of government of India। भाई क्या होता है, गवर्नमेंट, the central government means central government shall in relation to the, जो उसको फंक्शन, काम दिए गए हैं किसमें, सेक्शन 124 के अंदर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और गवर्नमेंट काम किसको दिए हैं, किसी गवर्नमेंट को दिए हैं, किसी प्रोविडेंस को दिए हैं, प्रोविडेंस गवर्नमेंट को दिए हैं जो अपनी अथॉरिटी के अंदर काम करती है, या किसी चीफ कमिश्नर को कोई काम दिया है, उसकी अथॉरिटी कोई चीफ कमिश्नर को दे रखी है वो, या फिर कोई भी काम दिया गया है आज पर दी आर्टिकल 248 किसको, किसी स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो भी क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आके पर चलता है। समझ आ गई। इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पार्ट सी स्टेट बिफोर commencement of the, in relation to the administration of a part C, पार्ट सी की बात करते हैं। स्टेट बिफोर द commencement of the constitution 7th amendment act 1956
chief commissioner or the lieutenant governor or the government of a neighboring state or any other authority acting within the scope of the authority, acting within the authority given to him or under Article 239 or Article 243 of the Constitution as the case may be. ये कहना चाह रहा है अगर कोई भी चीफ कमिश्नर या कोई भी एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर या कोई भी नेबरिंग स्टेट का गवर्नमेंट अगर वो अंडर द आर्टिकल 239, 243 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रही है तो वो भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। वो भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। समझ आ गई? Yes, sir. In relation to the administration of union territory, in relation to the administration of union territory, the administrator thereof acting within the scope of authority given to him under Article 239 of the Constitution, वो भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट shall in relation to the administration of union territory, किसी यूनियन टेरिटरी, किसी केंद्र शासित प्रदेश की देखरेख करने की जो अथॉरिटी दी गई है वो भी किसके अंडर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है एज पर द आर्टिकल 239। वो क्या होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। क्लियर है सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन Yes, sir. कोई डाउट हो तो बता सकते हो, कोई पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो। सुवेक्षा? No, sir. Clear है। क्लियर है, समझ आ रहा है सारा? नोट्स बना रहे हो अच्छे से? Yes, sir. नोट्स बनाते रहो, कोई दिक्कत आती है कहीं पे भी, कोई डाउट होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। चैप्टर Yes, क्या होता है? चैप्टर क्या होता है? चैप्टर शैल मीन अ चैप्टर ऑफ एक्ट और रेगुलेशन इन विच द वर्ड अकर। चैप्टर का मीनिंग किसी एक्ट के या किसी रेगुलेशन के चैप्टर से हो सकता है। मतलब चैप्टर मीन द किसी एक्ट का चैप्टर। जो हम चैप्टर पढ़ते हैं ना, कंपनीज एक्ट के अंदर चैप्टर पढ़ते हैं अलग अलग, है ना? तो वो चैप्टर किसी एक्ट का चैप्टर या किसी रेगुलेशन का चैप्टर। एनेक्टमेंट क्या होता है? Enactment shall include a regulation or any regulation of Bengal, Madras or Bombay Code, and shall also include any provision contained in any act or in any such regulation has a force. यहाँ पे enactment का मीनिंग है कोई भी रेगुलेशन, कोई भी रेगुलेशन ऑफ बंगाल, कोई भी रेगुलेशन ऑफ मद्रास या कोई भी रेगुलेशन ऑफ बॉम्बे कोड। और इसमें कोई भी प्रोविजन हो सकता है, कोई एक्ट का, कोई रेगुलेशन का, जो ऊपर बता रखे हैं। एनेक्टमेंट का मीनिंग क्या है? एनेक्टमेंट का मीनिंग है कोई भी रेगुलेशन। एनेक्टमेंट मीन्स द रेगुलेशन एंड द रेगुलेशंस इंक्लूड अ रेगुलेशन एंड एनी रेगुलेशन ऑफ बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। तो वो क्या है? वो एनेक्टमेंट है। समझ आ गई? yes, sir. हाँ। फादर का मीनिंग क्या होता है? फादर इन केस ऑफ एनीवन हुज पर्सनल लॉ परमिट adoption shall include adoptive father। भाई फादर वो होता है, फादर इन केस ऑफ एनीवन हुज पर्सनल लॉ परमिट अडोप्शन। फादर का मीनिंग होता है फादर की, भाई जिसका पर्सनल लॉ क्या कहता है, परमिशन देता है जिसको अडोप्ट करने की, एक अडोप्टेड फादर। वो फादर के अंदर इट इंक्लूड अडोप्टिव फादर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर जो कमेंस होता है, स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है बताओगे? 1 अप्रैल से लेके कहां तक होता है? 31 मार्च तक। 31 मार्च तक, ठीक है ना? yes, sir. हाँ। गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट का मतलब होता है यहाँ पे गवर्नमेंट इंक्लूड बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर दोनों गवर्नमेंट आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आती है, स्टेट गवर्नमेंट भी आती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है? भाई कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी मीन द सिक्योरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या बट इन
any act or regulation made before the commencement of constitution shall not include security of any part B state. पार्ट बी स्टेट में जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंक्लूड मतलब सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, बट इन एनी एक्ट और रेगुलेशन मेड बिफोर द commencement of constitution shall not include security of government of any part B state. तो फिर उसके अंदर अगर कोई एक्ट जो है किससे पहले बना है, कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने, संविधान के लागू होने से पहले बना है, तो स्टेट की जो सिक्योरिटी होती है वो इसके अंदर काउंट नहीं होती। फिर समझ आ गई? अगर कोई भी एक्ट संविधान के लागू होने से पहले बना है तो फिर हमारी जो भी सिक्योरिटी होगी उसके अंदर स्टेट की सिक्योरिटी नहीं आके यहाँ पर चलेगी, स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी नहीं आके यहाँ पर चलेगी। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी आता है, स्टेट गवर्नमेंट भी आती है। समझ आ गई? यस सर। हाँ, अब आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या होता है? हाई कोर्ट यूज टू रेफर टू द सिविल प्रोसीडिंग, mean the highest civil court of appeal, highest civil court of appeal, but not include the Supreme Court in the part of India in which the act or regulation containing expression, इसको कहते हैं highest civil court, highest civil court। हाई कोर्ट जो होती है इस विद रेफरेंस टू द सिविल प्रोसीडिंग मतलब द हाईएस्ट सिविल कोर्ट ऑफ अपील। हर एक मतलब सुप्रीम कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट सबसे हायर होती है। मतलब कैसे होती है, पहले तो कोर्ट्स क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर उससे ऊपर आती है हाई कोर्ट, पहले आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। जो हाई कोर्ट है वो एक हाईएस्ट सिविल कोर्ट ऑफ अपील है, बट वो किसके नीचे आती है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे आती है इंडिया के अंदर। आप कोई भी और सिविल प्रोसीडिंग को रेफर करते हुए ये कह रहा है कि जितनी भी सिविल केसेस के रिगार्डिंग अपील है आप कहाँ फाइल कर सकते हो, हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के बाकी सारी की सारी क्या होती है, हायर कोर्ट हो के यहाँ पर चलती है। सबसे सुप्रीम कौन होता है, सबसे हाईएस्ट जुडिशियरी बॉडी कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट। समझ आ गई? यस सर। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? मीनिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, immovable property shall include land benefit arise out of land and things attached to the earth or are permanently fastened to do anything to the earth। immovable property वो प्रॉपर्टी होती है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं किया जा सकता, और जो कुछ भी अगर कोई भी चीज जमीन से जुड़ी हुई है ना, कोई भी चीज है जो जमीन से जुड़ी हुई है, कोई भी चीज जो जमीन से अटैच है, जो परमानेंट अटैच है, उसको कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। समझ आ गई? यस सर। इम्प्रिजनमेंट क्या होता है? इम्प्रिजनमेंट का मीनिंग होता है जेल। इम्प्रिजनमेंट मीन्स इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन एज डिफाइंड इन द इन इंडियन पेनल कोड। तो इम्प्रिजनमेंट की डेफिनेशन को पढ़ने के लिए आप नोट कर लो, रेफर इंडियन पेनल कोड। जब हम इंडियन पेनल कोड पढ़ेंगे इसको रेफर करेंगे, इंडियन पेनल कोड। समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट हो तो बता सकते हो। सुरक्षा बताओ, तुम ऐसा ही बोलती हो या अब यहाँ पे बोलती हो ऐसे बोल चुप चुप, ये तुम बोलती ऐसे हो, घर पे भी ऐसे बोलती हो? सर हाँ, यस सर, मेरा आवाज ही ऐसे है। तुम्हारी आवाज ही ऐसी है? यस सर, मेरा आवाज ही है। अच्छा, यस कई सर। बार लगता है कि जैसे तुम्हें कॉन्फिडेंट में नहीं हो, बिल्कुल भी डरी डरी सी सहमी सहमी सी रहती हो, ऐसा क्यों? नहीं सर। अच्छा, डरती नहीं हो ना? नहीं सर। ठीक है,
थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोला करो ताकि दूसरे को भी लगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तभी आप आगे सर्वाइव कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको बोलना पड़ेगा खुल के पूरा कॉन्फिडेंस के साथ। इंडिया की डेफिनेशन क्या है? इंडिया मीन्स हैज रिस्पेक्ट एनी पीरियड बिफोर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑफ इंडिया डोमिनियन ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, British India, together with all territory of India, ruler, then under the suzerainty of His Majesty, all territory under the suzerainty of such an Indian ruler and the tribal areas। भाई इंडिया के पहले, अगर मैं पहले की बात करूं, पुराने टाइम की, पहले पुराने टाइम की बात करूं, डोमिनियन ऑफ इंडिया, अखंड भारत है। इंडिया के अंदर इंडिया का मीनिंग क्या है? अगर मैं बात करूं, इंडिया का मीनिंग अखंड भारत से है, अखंड भारत, जिसके अंदर ब्रिटिश इंडिया भी आता है, राजा महाराजाओं के वो भी आते हैं, ट्राइबल एरिया में जो लोग आदिवासी होते हैं वो भी आते हैं। तो जो भी फैला हुआ था, जितने भी इंडियन महाराजा जहां जहां तक फैले हुए थे, इंडियन शासकों का, इंडिया भारतीय भारतीय राजाओं का जहां जहां तक राज था, वो सारा इंडिया की टेरिटरी के अंदर आता था, वो इंडिया की डेफिनेशन में आता था। समझ आ गई? अखंड यस भारत सर। की। हाँ। हैज रिस्पेक्ट टू एनी पीरियड, किसी भी टाइम में, इंडिया का मीनिंग क्या है? किसी भी टाइम में आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल टेरिटरी फॉर द टाइम बीइंग इंक्लूडिंग। भाई क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि हैज रिस्पेक्ट टू एनी पीरियड आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया and before the commencement of constitution, all territory for the time being included in dominion। भाई ये कहना चाह रहा है कि डोमिनियन इन इंडिया के लागू होने के बाद और संविधान के लागू होने से पहले जो भी डोमिनियन की जितना भी एरिया था, जहां जहां तक इंडियन का डोमिनियन फैला हुआ था, वो सारा इंडिया की डेफिनेशन में आता था। Has respect to the period after the commencement of the constitution, all territory for the time being comprised in the territory of India। और संविधान के लागू होने के बाद जितना भी इंडियन के टेरिटरी के अंदर आता है, वो सारा, टेरिटरी का मीनिंग होता है सीमाएं, जो कुछ भी इंडिया की सीमा के अंदर आता है उस सबको क्या बोलते हैं? भारत ही बोलेंगे। लेकिन डोमिनियन से पहले जो भी अखंड भारत हुआ करता था वो सारा इंडिया था, अखंड भारत। जहां जहां तक ये पाकिस्तान, ये श्रीलंका, श्रीलंका तो अलग था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान वटान, ये सब उधर से अफगानिस्तान, ये सारे का सारा क्या था? ये इंडिया था। म्यांमार वगैरह ये सब इंडिया था। समझ आ गई? समझ आ गई स्वेच्छा? यस सर। अब बात करते हैं इंडियन लॉ की, यस। भारतीय लॉ, भारतीय कानून। इंडियन लॉ मीन्स एनी एक्ट, कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी रेगुलेशन, कोई भी रूल, कोई भी ऑर्डर, कोई भी बाय लॉ, कोई भी इंस्ट्रूमेंट विच बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन had the force of law in any province of India or part thereof, and thereafter has the force of law in a part A state or part C state thereof, but does not include any act of Parliament of United Kingdom or any order in the council rules or any instrument made under such act। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी लॉ, अगर कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी रेगुलेशन, कोई भी ऑर्डर, कोई भी बाय लॉ, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स जो कि कब बना था, जो कि जिसको प्लेस विथ इंस्ट्रूमेंट विच बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के लागू होने से पहले अगर कोई भी एक्ट था, कोई भी ऑर्डिनेंस था, कोई भी रेगुलेशन था, ठीक है ना, और जो किसी स्टेट के अंदर एप्लीकेबल था, जो किसी स्टेट के अंदर पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट, पार्ट सी स्टेट, जो भी है, पार्ट सी स्टेट या पार्ट ए स्टेट,
किसी भी स्टेट के अंदर अगर वो एप्लीकेबल था तो वो क्या था, इंडियन लॉ था। बट इसके अंदर कौन सा लॉ नहीं आएगा, इसके अंदर कोई भी ऐसा एक्ट नहीं आएगा जो किसका हो, पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम का हो। यूनाइटेड किंगडम का कोई भी एक्ट था वो इंडियन लॉ में नहीं आएगा। समझ आ गई? यस सर। इंडियन लॉ समझ आ गया। संविधान के लागू होने से पहले, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी एक्ट था, कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन, कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी बाय लॉज, कोई भी ऑर्डर, है ना, अगर वो किसी स्टेट में एप्लीकेबल था, लागू था, तो वो कौन से वाले एक्ट को छोड़ के, सिर्फ अगर कोई ऐसा एक्ट था जो पार्लियामेंट, यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट का था, उसको छोड़ के कोई भी एक्ट जो था इंडिया के स्टेट में लागू था, उसको इंडियन लॉ कहा जाता है। समझ आ गई? यस सर। इंडियन स्टेट क्या होता है? इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट मीन्स any territory which the central government recognize has such as state before the commencement of constitution, whether described as state or a state, a जागीर या कोई भी अदरवाइज। भाई क्या है, किसी भी टेरिटरी को, किसी भी सीमा को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने क्या बता रखा है कि ये क्या है, ये कोई स्टेट है या कोई स्टेट है या कोई जागीर है, तो वो किस में आएगा, इंडियन स्टेट में आएगा। समझ आ गई? यस सर। लोकल अथॉरिटी क्या होता है? लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी मीन्स कोई भी म्युनिसिपल कमेटी, कोई भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कोई भी बॉडी ऑफ पोर्ट, कोई भी कमिश्नर, कोई भी बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर, अथॉरिटी लीगली एंटाइटल्ड और इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट विद द कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ म्युनिसिपल एंड लोकल फंड। भाई लोकल अथॉरिटी के अंदर म्युनिसिपैलिटी आती है, म्युनिसिपल कमेटी आती है, म्युनिसिपल काउंसिल आता है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आता है, कमिश्नर आते हैं, है ना, जिनको गवर्नमेंट ने किस चीज के लिए अथॉरिटी दे रखी है, मैनेजमेंट करने के लिए, किसकी, म्युनिसिपल और लोकल फंड की, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे म्युनिसिपल और लोकल फंड की मैनेजमेंट करने के लिए। समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट? सर म्युनिसिपल की मीनिंग क्या होती है? म्युनिसिपल कमेटी, वो नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका होती है ना। यस सर। हाँ, तो भाई नगर पालिका जो होती है, नगर पालिकाएं होती है, ये लोकल अथॉरिटी होती है। मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट क्या होता है? मजिस्ट्रेट शैल इंक्लूड एवरी पर्सन एक्सरसाइज all or any of the power of magistrate under the code of criminal procedure for the timing in force। भाई कोई भी पर्सन जो मजिस्ट्रेट की पावर को परफॉर्म करता है, जो उसको कहां से मिली है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से। जब हम इसको रेफर करेंगे, इसको रेफर कर लो मजिस्ट्रेट के लिए, रेफर करो, रेफर, जब हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पढ़ेंगे, रेफर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में रेफर करेंगे। समझ आ गई? अब बात करते हैं मास्टर। मास्टर की डेफिनेशन, मास्टर यूज विद रेफरेंस टू अ शिप shall mean any person except a pilot or a harbor master having for time being been control or charge of। भाई मास्टर होता है, शिप होता है ना, शिप, जहाज, हवाई समुद्री जहाज, जो समुद्री जहाज को कंट्रोल करता है, यस जो सर। समुद्री जहाज को कंट्रोल करता है, जो समुद्री जहाज का इंचार्ज होता है, जिसकी डायरेक्शन से समुद्री जहाज चलता है, वो उसको मास्टर बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? मास्टर बोला जाता है। क्लियर है? मर्ज्ड, मर्ज यस मतलब, सर। मर्ज का मीनिंग होता है मर्ज टेरिटरी, मर्ज का मीनिंग होता है जुड़े हुआ, जुड़ी हुई सीमाएं, जुड़ी हुई सीमाएं। मर्ज टेरिटरी मीन द टेरिटरी बाय वर्च्यू ऑफ ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन
290A of the Government of India Act were immediately before the commencement of the Constitution being administered as if they form part of a governor's province or as if were a chief commissioner's province. भाई मर्ज टेरिटरी का मीनिंग होता है कि भाई मर्ज टेरिटरी shall means the territory by virtue of an order made under those 290A of the Government of India Act 1935 were immediately before the commencement of the Constitution being administered as if they form a part of government of governor's province. मर्ज टेरिटरी का मीनिंग होता है कि भाई किसी भी टेरिटरी को मर्ज टेरिटरी का मीनिंग होता है वो टेरिटरी जिसको किसी ऑर्डर के द्वारा एज पर सेक्शन 290 में क्या किया गया था, एडमिनिस्टर किया गया था एज अ पार्ट ऑफ गवर्नरीज प्रोविनेंस या कमिश्नरीज प्रोविनेंस। समझ आ गई? मंथ का मीनिंग क्या होता है? महीने का मीनिंग। मंथ मीन्स अ मंथ रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कैलेंडर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये ब्रिटिश कैलेंडर है भाई, जिसको हम ब्रिटिश कैलेंडर के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसको मंथ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मंथ कहते हैं। समझ आ गई? यस सर। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी? मर्ज टेरिटरी का पता चल गया। मर्ज टेरिटरी जो किसी गवर्नर की क्या बनाया गया? प्रोविनेंस। प्रोविनेंस का मीनिंग होता है प्रांत, कोई राज्य। प्रांत होता है कोई राज्य, कोई प्रांत। तो अगर किसी को गवर्नर की या कमिश्नर का, जहां पे गवर्नर और कमिश्नर क्या कर रहे हैं, वहां पे क्या करते हैं? एडमिनिस्टर करते हैं। एडमिनिस्टर मतलब कंट्रोल करते हैं। तो कोई ऐसे प्रांत को अगर डिक्लेयर किया गया है तो उसको मर्ज टेरिटरी कहते हैं। समझ आ गई? मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है बता सकते हो? मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है? नो सर। मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हो। गाड़ी हो गई, मूवेबल प्रॉपर्टी है भाई। आपका मोबाइल हो गया, मूवेबल प्रॉपर्टी है। लैपटॉप हो गया, जिसको आप एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पे रख सकते हो, उसको मूवेबल बोलते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? इतना करें आज? यस सर। आज इतना करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे फर्दर स्टार्ट करेंगे इसको। आज के लिए हम इतना करते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है ना? हम इसको जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को खत्म करने का ट्राई करेंगे। ठीक है? ओके सर। चलो ठीक है। थैंक यू सो मच। यस।